तो आप लोग अभी देख चुके हैं जो हम लोग कला, है कला में मौर्य काल में क्या सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन था कला के क्षेत्र में? आपने कहा मौर्य और पाल का एक तुलना कर दिया जाए, तो मौर्य काल की क्या विशेषता थी? बताइए। जिसे तुम लोग एक ही ढर्रे पे वापस लौट जाते हो सब टाइटल पे। सब टाइटल पे क्यों लौट रहे हो? स्टार्ट करने के लिए पहले टाइटल तो ले आओगे ना। मौर्य कला का हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं? अध्ययन कैसे करते हैं? दो भाग में हम उसको बांट देते हैं, रोज का लोक कला और राजकीय कला, ठीक है। लेकिन पाल काल में ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, जब तुलना कर रहे हैं ना तो आपके पास, देखिए आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग एकदम सीधे जैसे नाम पूछे ना कि मेरा नाम ये है, पापा का नाम ये है, दादा का नाम ये, क्या जरूरत है? आपसे हम पूछें कि दोनों में भिन्नता, तो हम स्टार्ट करेंगे ना कहीं से। आप लोग कांसे पे चले गए, स्टोन पे चले गए, सब पूरा एक ही बार में सब बता देना है। रोज आपको इस चीज के लिए हम रोकते हैं, एक्चुअली इसलिए रोकते हैं कि आप एक सीक्वेंस में बोलना और लिखना सीख जाइए। हम कहीं से शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अगर हम लोग एक सिमिलरिटीज या दोनों में अंतर अगर देखना है तो आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी कला के तीन रूपों में हम लोग बांट रहे हैं। क्या क्या बांट रहे हैं कला को? हाँ, चित्रकला। वहां हम लोग पहले उसको एक दो भाग में बांट रहे हैं, एक को कह रहे हैं राजकीय कला और दूसरे को कह रहे हैं लोक कला, ठीक है। क्योंकि वहां क्या था कि वहां कला का इतना विकास नहीं हुआ है, क्योंकि पाल काल जब आता है तो बहुत सारे डायनेस्टी बीच में आते हैं और कला का बहुत बृहद पैमाने पर विकास हो गया है। अब क्या है कि जब मौर्य काल में आप देख रहे हैं कि जब कौटिल्य बताता अपने अर्थशास्त्र में कि जब धन की कमी है तो आप देवताओं की मूर्ति बना के बेचिए, तो यानी मूर्ति बनाने के लिए वो प्रेरित कर रहा है कि आप इसको व्यापार के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ वैसा नहीं है कि राज्याश्रय मिल रहा है तो ही मूर्तियां बन रही है, क्योंकि ऐसा कोई हम लोग को एविडेंसेस नहीं मिल रहा है कि राज्याश्रय पे ही बन रही है। हाँ, ये हो रहा है कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उनका नाम मिल रहा है कि धर्मपाल के पास कौन है और देवपाल के पास कौन है। वहाँ कोई आर्टिस्ट का नाम मिल रहा है हमको? कोई आर्टिस्ट का नाम नहीं मिल रहा है। तो वहाँ जैसे अब स्थापत्य, वहाँ भी स्थापत्य है, यहाँ भी स्थापत्य है, लेकिन वहाँ के स्थापत्य में क्या है? मौर्य काल में स्थापत्य में और गुफा, केव। तो फिर तुम लोग सीक्वेंस गड़बड़ कर रहे हो। अब एक और डंडा रखेंगे, पहला नंबर पे कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बस हमको यही सीक्वेंस, हमको आप एक हमेशा याद रखिएगा कि आपका एक एक जवाब हमको सीक्वेंस में चाहिए। ये नहीं चलेगा कि पहले हम केव बोल दें, बाद में हम राजप्रसाद ले आएं, कभी स्तूप को आगे करें, कभी स्तंभ को आगे करें। नहीं, जब आपको हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम रोज आपको इसी चीज के लिए, देखिए रोज आप डांट सुन रहे हैं इस चीज के लिए, तो काहे नहीं सुधार कर लेते हैं? हमको देखिए आप में वो सीक्वेंस डाल देना है ना कि कहीं भी पेन उठाए ना तो सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाए। देखिए बार बार आपसे बुलवाने का मेन मकसद यही है। आज इसीलिए हम सोचे कि नहीं, आप लोग कहे कि तुलनात्मक अध्ययन एक बार कराइए, तो चूंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं
इसलिए तुलनात्मक अध्ययन आप खुद करेंगे। तो यहाँ 4 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, राजकीय कला को और लोक कला। कौन कौन सा? फिर से तुम लोग सब टाइटल में जा रहे हो। हाँ, 2 बात में यही बांटे थे, 2 भाग में यही बांटे हैं। हाँ जी, एक्चुअली मूर्ति कला मृदभांड कला है। जो मूर्ति कला में अगर आप देखिए, क्योंकि देखिए मृण मूर्ति और पाषाण की मूर्ति दोनों ही मूर्ति कला के अंतर्गत आएगा। यानी वहाँ भी हम देख रहे हैं कि मूर्ति कला का कॉन्सेप्ट है और मृदभांड कला का कॉन्सेप्ट है। और इधर आएंगे पाल कला में, तो पाल को डायरेक्ट हम 3 भागों में बांट देते हैं। कौन सा? पहला स्थापत्य है, जिसमें बौद्ध विहार हैं। तो देखिए बौद्ध विहार कहने से आप समझ जाइए उसमें चैत्य भी आ जाएंगे और स्तूप भी आ जाएंगे, क्योंकि बौद्ध विहार में चैत्य मतलब बना हुआ है। क्योंकि हम आपको कल ही बता रहे थे ना कि जो भी बौद्ध विहार रहेगा जहाँ पे एक लिविंग कॉम्प्लेक्स रहेगा उसके अंदर एक चैत्य की परिकल्पना की जाती है। क्यों की जाती है? बौद्ध धर्म में जिस भी महाविहार कॉम्प्लेक्स में जाइएगा एक चैत्य आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूजा करने के लिए वो बाहर तो नहीं जाएंगे। और वहाँ जनरली पूजा के साथ साथ जब ज्ञानवर्धक बातें होती है, जैसे टीचर बैठेंगे तो कहाँ बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे कहाँ? जैसे अगर शाम में अगर कहीं पढ़ाना रहे तो अगर टीचर जहाँ बैठ जा रहा है वो समझिए वो क्लासरूम हो गया। तो वहाँ चैत्य का इसीलिए था ना कि वहाँ पे आपको एक तरह से एजुकेशनल वो एक्टिविटी के लिए बना देते थे, ठीक है। तो वहाँ स्थापत्य कला में आप देख रहे हैं बौद्ध विहार, जिसमें सारे चीज़ आ जाएंगे। बौद्ध विहार के अंतर्गत आप देखिए सब चीज़ आ जाएंगे। और दूसरा क्या था? स्तूप, और उसके बाद मंदिर स्थापत्य। तो स्तूप भी आप देख रहे हैं कि नया स्तूप नहीं बनवा रहा है, जो चली आ रही परंपरा है उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और मंदिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बन रहे हैं, 2-4 मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या था? बौद्ध अनुयायी हैं इसलिए उन्होंने मंदिर निर्माण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर आप देखिए आर्किटेक्चर देख रहे हैं, तो उधर राजप्रसाद, तो राजप्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, लकड़ी का था, ठीक है। लकड़ी यानी इधर देखिए आप ब्रिक का यूज हो रहा है, उधर वुडन से शुरू हो रहा है, लकड़ी से शुरू हो रहा है, और लकड़ी जाके स्टोन में रिप्लेस हो जाता है। ब्रिक का नहीं आ रहा है जिक्र, या तो लकड़ी नहीं तो पत्थर। यहाँ पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब उधर देखिए स्तूप, वो नया बनवा रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तीसरा स्तंभ, तो स्तंभ चूंकि उसने राजाज्ञा के लिए यानी राजादेश जो भी थे ये उसके लिए उसने धम्म के प्रचार के लिए उसने पूरा मतलब जो क्या बोलते हैं पिलर्स अलग अलग जगह पे गड़वाया। यहाँ कोई पिलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। चौथा है केव। केव उस समय बनवाए गए बौद्ध भिक्षुओं के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए, लेकिन यहाँ पे इस टाइप के केव हम लोग को नहीं मिल रहे हैं। देखिए इसका हम आंसर लिखवाएंगे नहीं, हम चाहेंगे कि आप छुट्टी में ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख के लाएंगे। देखिए हम आपको पूरी तरह समझा रहे हैं, बस लिखवाएंगे नहीं अभी, क्योंकि आपके अंदर क्या लिखने की शक्ति वो भी तो देखना जरूरी है। इसीलिए आपको अलग अलग, इसीलिए क्योंकि दोनों का हम उदाहरण देके आपको एक बार स्पष्ट कर रहे हैं कि आप लोग देखिए कहीं से भी कंफ्यूज नहीं हो। और हमेशा याद रखिए कि जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं हम सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सीक्वेंस को नहीं, हम लोग अगर 4 पॉइंट है ना आगे पीछे करके हम लोग एग्जाम में भी लिख देते हैं, लिखते हैं ना, तो वही गलती हमको बीपीएससी मेंस में नहीं करनी है।
अगर सबसे पहले आप स्तूपे ले आइए तो क्या कहेगा, लग रहा है कि इसको बढ़िया से ही पढ़ा नहीं है। आगे पीछे मत पढ़ना बाबू, तू आगे आओ ना, तू दूर से नहीं तुम्हारा आवाज आ रहा है। तो ये चीज क्या होता है, देखिए ये सीक्वेंस आपको मेंस में बहुत सहायता देगा। ठीक है, अब आ गए यहां तो आर्किटेक्चर, वहां भी आप देख रहे हैं हिंदू टेम्पल के एविडेंस मिल रहे हैं, जिसमें कहां कहां, एक कहलगांव में मिल रहा है और एक गया में विष्णुपद मंदिर का बताया कि अर्ध मंडप इसमें तैयार हुआ है। ठीक है, अब आ गए उसके बाद मूर्ति कला। तो देखिए मूर्ति कला दोनों जगह फिर विकसित हुई है, लेकिन अंतर क्या है, पहला कांस्य कला यहां नहीं है। ठीक है, मौर्य काल में कांस्य कला हम लोग को नहीं मिल रहा है। दूसरा स्टोन स्कल्पचर, तो ये क्या है, यहां का जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं ये सम्मुख दर्शन से बनाए गए, यानी आगे का बनाया, पीछे का पार्ट एकदम सपाट छोड़ दिया। लेकिन मौर्य काल में क्या है, राउंड द फिगर है, यानी चारों तरफ से उकेर के बनाया गया है। हाँ, इसीलिए देखिए मौर्य कला में तो बहुत सारे स्कल्पचर्स हम लोग को मिल नहीं, लेकिन जो भी स्कल्पचर्स मिल रहे हैं वो राउंड द फिगर हैं। यहां क्या है कि देखिए ये सम्मुख दर्शन, ये सामने बना दिया, पीछे का एकदम पार्ट सपाट रहता है, कुछ नहीं है पीछे में। कभी जाने का, ये सारी मूर्तियां पटना म्यूजियम में रखी हुई हैं, मतलब अब बिहार म्यूजियम में हैं, आप जाकर देख सकते हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो वहां राउंड द फिगर है, ये फ्रंट दर्शन के लिए, सम्मुख दर्शन के लिए बनाया गया है, यानी सामने से ये बना देगा। ठीक है, उसमें क्या है मूर्ति में कि वो एकदम मतलब सिर्फ मूर्ति ही है, इसमें ये पीछे में स्टेला बनाया गया है, इनके आवरण को भी बनाया गया है। ठीक है, इसमें ऑर्नामेंटेशन बहुत ज्यादा है, मौर्य कला में इतना नहीं है ऑर्नामेंटेशन। हाँ, अलंकरण। इसमें क्या है कि ब्लैक बसाल्ट पत्थर का यूज किया गया है, चुनार में क्या है, मौर्य काल में लाल बलुआ पत्थर मत बोला कीजिए, चुनार सैंडस्टोन बोल दीजिए, चुनार बलुआ पत्थर बोलिए, ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि जो लाल बलुआ पत्थर है वो सिर्फ मथुरा से मिलता है, लेकिन मौर्य कला में ज़्यादातर जो यूज हुआ है वो चुनार का बलुआ पत्थर यूज हुआ है, इसलिए लाल बलुआ पत्थर भूल जाइए बोलना, चुनार सैंडस्टोन, चुनार का बलुआ पत्थर यूज हो रहा है। यानी देख रहे हैं मटेरियल में डिफरेंसेस, स्टाइल में डिफरेंसेस, इन सब चीज़ में। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो प्रभाव पड़ता है हेयर ड्रेसेस पे वो यूनानी प्रभाव दिखता है, लेकिन यहाँ से वो प्रभाव गायब हो जाता है। इसमें है कि अगर वस्त्र देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन उसमें जो वस्त्रों का अंकन हुआ है वो भली भांति वस्त्र आपके सामने हैं, इसमें गुप्त काल का प्रभाव है, उसमें उनका अपना इंडिजिनस है, उन पर किसी काल का प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद हमको कला का प्रमाण तो मौर्य काल में मिलता है, मटेरियल जैसा वो हमको मिल नहीं रहा, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते किसका प्रभाव था। ठीक है, तो स्टोन स्कल्पचर आपको समझ में आया। अब आ गए टेराकोटा पे। तो देखिए मौर्य काल में क्या है कि मौर्य काल में जो टेराकोटा भी बने हैं वो राउंड द फिगर है, और उसमें सिंगल मोल्ड और डबल मोल्ड दोनों का यूज हुआ है। मोल्ड क्या होता है, मोल्ड किसको कहेंगे, क्या वो उसको कहेंगे क्या, तो अभी हम भी बोल रहे हैं ना कि बनाया जाता है उसमें, लेकिन वो क्या होता है ये तो बताओ। क्या जी, अरे सांचा नहीं जान रहे हो, खांचा ही बोल रहा है, सांचा। तो सांचे में उसको करके बना रहे हैं। उसमें देखिए जो आँख कान नाक जो बना रहे हैं वो पिंचिंग टेक्निक से बना रहे हैं, यानी वो जो होता है ना पिंच करके उसको बना रहे हैं। बाद में जब मोल्ड कर रहे हैं तो वो सारा चीज़ मोल्ड करके एक साथ बाहर कर ले रहे हैं, बाकी जो उसमें फिनिशिंग होती है रिटच हो जाता है। यहाँ क्या है कि टेराकोटा प्लेक्स हो जा रहे हैं, यानी वहाँ एक खूबसूरत सी मूर्ति है, वो सिंगल इंडिविजुअल आ रही है मूर्ति है।
यहाँ क्या है कि टेराकोटा प्लेक्स है और इस पे एक कथानक को दिखाया गया है। कथानक का मतलब समझते हैं क्या होता है? कथानक एक स्टोरी भी पूरी पूरी दिखाई जा सकती है एक टेराकोटा में। मतलब कथा का आपका वर्णन मिल जाएगा उसमें। तो ये हो गया। ये जो आकार में मौर्य कालीन अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये जो आकार में बड़े बड़े हैं और ब्रिक साइज में, ये जनरली महाविहारों में एफिक्स किए गए हैं। मतलब महाविहार में एक तरह से कहिए कि जैसे अभी टाइल्स लगाते हैं ना, उस टाइप से चारों बगल ये लगा दिए गए। मौर्य काल में कौन सा सील यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो देखिए पाल कला में क्या हो रहा है कि सील के रूप में यूज हो रहा है। मौर्य कला में ऐसा कोई एविडेंसेस हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो आपको लिखाए हैं उसी में से आप लोग अगर पॉइंट्स ढूंढिएगा तो जो अंतर आपको स्पष्ट तो इसीलिए तो हम आज आपको समझा रहे हैं। देखिए समझाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सोचिए। हम चाहते तो आते हैं और कहते कि चलो लिखो, हम एक एक पॉइंट आपको सारा पॉइंट समझा क्यों रहे हैं? तो ये भी तो हो सकता था कहते कि अच्छा लिख लो क्या क्या पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी पूरा करो, बस पिलर्स में क्या अंतर है, महाविहार में क्या अंतर है, मूर्तियों में क्या अंतर है। हम एक तरफ लाइन खिंचवाते इधर उधर लिखवा देते। लिखवाने से क्या होगा कि आपकी सोच का नहीं पता चलेगा मुझे। देखिए रटना सॉल्यूशन नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। रटिएगा थोड़े दिन के बाद भूल जाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि रटिएगा ना, अगर कोई बीच में इंटरप्ट हो गया तो आप सब भूल जाइएगा उसी समय। इसलिए रटना नहीं है कोई चीज को। जैसे अभी आप मौर्य कला और पाल कला दोनों पढ़ चुके हैं, इसमें सारे पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया है, बस हम उसी पॉइंट्स में से पॉइंट आउट करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए मृण मूर्तियों में आपने देख लिया, ठीक है। इस समय अगर आप देखिएगा तो बहुत स्पेसिफिक कोई पॉटरी नहीं मिलती है। जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर चल रहा है, वो ब्लैक एंड रेड वेयर का डेट जो होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस काल में मिलेगा वो उस काल का माना जाता है। क्योंकि ब्लैक एंड रेड वेयर शुरू से चला आ रहा है, अब तक चला आ रहा है। अभी आपने देखा ब्लैक एंड रेड वेयर? कोई देखे हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी? हाँ, काला धूसर। हम ग्रे कहाँ बोल रहे हैं? हम स्पॉटेड बोल रहे हैं कि चित्तीदार बोल रहे हो? हम सिर्फ ब्लैक एंड रेड वेयर माने लाल और काला मृदभांड और लाल मृदभांड। देखे हो? चाक देखे हो? मृदभांड भी देखे हो? अरे उस पे क्या बनता है उसे नहीं देखे हो कि नहीं? देखो साफ साफ बोलो ना। देख तुम लोग एक चीज हम हमेशा जानते हैं ना कि तुम लोग गोल गोल घुमाने का पहले कोशिश कर लोगे। कहाँ देखे हो? कैसा होता है? अरे खपरा का जैसा तो होगा ही ना, मिट्टी का बनेगा तो। मटका टाइप का होता है, घरा होता है। देखो रेड वेयर जब कह दिए तो जो घरा देख रहे हो ना वो रेड वेयर है, या उस टाइप का जो भी लाल जाए दिया हुआ जो भी देख रहे हो ना, जो सिर्फ पका दिया गया और उसके फायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी उसका ऑक्सीडेशन सही तरीके से हुआ, वो रेड वेयर हो गया। हाँ गुल्लक जो होता है वो भी रेड वेयर है। लेकिन जब अगर पकाने में आप देखिएगा कि कहीं कहीं सही से उसको आग नहीं मिला तो काला पड़ जाता है एक तरफ। देखे हो ना? उस सब देखे हो, बस यही नहीं तुम लोग समझ पा रहे थे कि हाँ ब्लैक एंड रेड वेयर और रेड वेयर हम कह क्या रहे हैं। तो जो वो घरा देखते होगे कि कहीं से काला हो गया, किधर किधर लाल रह गया, यानी वो सही से ऑक्सीडेशन उसका नहीं हुआ, तो वो मृदभांड हर काल में कंटिन्यू रहा है। ठीक है, अगर सही से पक गया तो रेड वेयर हुआ, सही से नहीं पका तो ब्लैक एंड रेड वेयर हो गया। ठीक है, जो स्पॉटेड कह रहे हो वो स्पॉटेड की हम बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये क्या होता है कि इस समय जो पॉटरी मिल रही है कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉटरी हम लोग को नहीं मिल रहा है,
लेकिन मौर्य काल में जो पॉटरी मिल रही है एनबीपीडब्ल्यू है, जिसको इंडिया की डिलक्स पॉटरी कहा जाता है। कौन सा? हाँ, उत्तरी काली चमकीले मृदभांड। यानी देखिए, ये जब नाम दिया गया था उस समय, ऐसा नहीं कि सिर्फ काला रंग का ही होता है एनबीपीडब्ल्यू, सिर्फ काला होता है। एनबीपी का कलर कैसा होता है? लाल देखे हो? बस लाल, हरा, पीला, नीला सब बोल दो। नहीं, कैसा होता है एनबीपी का कलर? मौर्य कलर का देखे हो? एनबीपी तो एक समझ गए कि काले रंग का होगा, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ काले रंग का होगा। क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसका नाम इसलिए रखा गया कि जो पहला बार शर्ट मिला वो काले कलर का था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ ही इंडिया से मिला, ये पूरे इंडिया से मिल रहा है, लेकिन सबसे पहली बार जो साइट से मिला था इसलिए इसका नाम रखा गया। बाद में गोल्डन, सिल्वर, इन सब कलर्स के आपको एनबीपीडब्ल्यू मिल जाएंगे। और उसकी खासियत क्या होती है? पॉलिश तो है और उसमें मेटलिक साउंड रहता है। जैसे अगर बजाओगे ना तो लगेगा कि मेटल बजा रहे हैं, अगर नीचे गिराओगे ना तो लगेगा कि जैसे कोई मेटल गिरा, उस टाइप से आवाज़ होगा। नेक्स्ट जब क्लास में आएंगे तो तुम लोग के लिए लेके आएंगे दिखाने के लिए। मेरे पास है एनबीपीडब्ल्यू, हम रखे हुए हैं एनबीपीडब्ल्यू, टेराकोटा भी रखे हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ये सब टॉपिक ना, तो हमको दिखाना होता है एनबीपी एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोग भी पहले जानते थे कि सिर्फ ब्लैक होता है, लेकिन बाद में गोल्डन कलर के मिलने लगे, सिल्वर कलर के मिलने लगे। कुछ पूछना है? हाँ हाँ ना, वो नहीं होता, उसमें मेटलिक साउंड नहीं आता है। आवाज तो आता है, तुमको भी अभी बजाया जाता आवाज आएगा, लेकिन वो मेटलिक साउंड नहीं आएगा। अगर देखो उसको कहो पीछे वाले को, तुम्हारे ऊपर भी अगर मारेगा तो आवाज निकलेगा, मेटलिक साउंड नहीं निकलेगा। वो मेटलिक साउंड की हम बात कर रहे हैं कि उसमें मेटलिक साउंड निकलता है, इसीलिए उसको इंडिया की डिलक्स पॉटरी कही जा रही है। कि जब वो टूट जाता था ना, तो हम लोग को एविडेंसेस मिला है कि तांबे के तार से उसको जोड़ा जाता था। यानी आज मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो हम लोग जोड़े जाएंगे, तो उस समय आप समझ जाइए कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया की वो डिलक्स पॉटरी कही जा रही है। तो यहाँ मृदभांड आपको मिल रहा है जो नॉर्मल कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वहाँ आपको स्पेसिफिक मिल रहा है जिसका नाम एनबीपीडब्ल्यू है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज अलग मिल रहा है, वो है पेंटिंग्स। मौर्य काल में हम लोग को पेंटिंग्स लगभग नहीं मिल रहे हैं। एक आध दो जो टेराकोटा मिला है जिस पे पता चलता है कि पॉलिश करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो पेंटिंग नहीं उसको माना जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो पाल काल में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पेंटिंग्स का दो रूप हम लोग को मिलता है। एक है पांडुलिपि और एक है भित्ति चित्र। पांडुलिपि क्या होता है? तारपत्रों पे। अगर वो दूसरे चीज पे किया गया तो पांडुलिपि नहीं होगा। हाँ, हाथी के दांत पे। लोग अभी बोले तारपत्र पे, तो वो पांडुलिपि नहीं, वो तारपत्र कहा जाता था। लोग कहीं से जो किताब में पढ़ के रट लिया, सब एक स्वर से बोलता है, और नहीं वो सियार वाला होता है, एक ओंगा बोला तो सब बोलेगा। पांडुलिपि कहने का मतलब हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा, हम उसी को पांडुलिपि की संज्ञा देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ तारपत्र पे ही है, हो सकता है भोजपत्र मिल रहा है, भोजपत्र पे लिखा जाएगा, कपड़े पे लिखा जाएगा। समझ गए? यानी देखिए, आर्ट को आप पहले भी बताए हुए हैं कि आर्ट कहाँ डेवलप किया जाता है? इजीली अवेलेबल मटेरियल पे। जो मटेरियल हमको मिलेगा हम उसी से ना आर्ट बनाएंगे। अब यहाँ अगर आपको कहा जाए कि कुछ आर्ट बनाइए, आपके पास खाली पेंसिल है, तो क्या दिन भर बैठे रहिएगा? पेंसिल से स्केचिंग करना शुरू कर दीजिएगा कि कलर का वेट कीजिएगा?
वेट तब तक करेंगे कि उम्मीद रहे कि कलर मिल जाए। जब उम्मीद ही नहीं है कि हमको कलर मिलने वाला है तो हम क्या करेंगे, पेंसिल से ही उस आर्ट को इतना बढ़िया बना देंगे कि कलर की जरूरत ही नहीं है। जो लाइन ड्राइंग करते हैं जो लोग, अगर आप आर्टिस्ट को जाकर देखिए, पटना आर्ट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, आप म्यूजियम में जाकर देखिएगा, कोई मूर्ति के सामने बैठ के उसको पूरा पेंसिल से ही स्केचिंग कर रहा है। तो जो पेंसिल से कर रहा है वो बहुत खूबसूरत बना देता है। तो इसीलिए इजीली अवेलेबल जो मटेरियल रहेगा उस पे, इसीलिए आप ये अपना कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, क्योंकि ये जो हम फोटो लगाए हैं ये तारपत्र का नहीं है, ये तारपत्र का नहीं है। देखिए उस समय क्या था कि जो मटेरियल आपके पास मिले, जैसे अगर आप देखेंगे तिब्बती आर्ट में, तो वो क्या करते थे, वो लोग तिब्बती में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पे वो सारा आर्ट बनाते थे। तो यहाँ आर्ट बना रहे हैं और इस आर्ट की विशेषता इसमें अंकित कर देते हैं। क्या है वो सारा डिटेलिंग कर देंगे इसके बारे में। दूसरा होता था इस काल में भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसको कहेंगे? दीवार पे बनाते कैसे थे भित्ति चित्र? आकार हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं भित्ति चित्र प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तोड़े दीवार तोड़े कर रहे हैं तुमको, हाँ? किसका? रंग का डायरेक्ट पत्थर पे अप्लाई कर देंगे रंग। डायरेक्ट अगर पत्थर पे अप्लाई करेंगे तो वो रॉक पेंटिंग्स हो जाएगा ना, भित्ति चित्र कैसे होगा? नहीं होता और इसे तोड़ देगा दीवार, तो फिर बनाओगे कहाँ? जमीन पर बैठ के। क्या हुआ? पत्थर तो जो अवेलेबल रहेगा उसी पे बनाएगा, ये नहीं कि अगर वहां पे ग्रेनाइट है तो मार्बल नहीं लाएगा। देखिए आर्ट फॉर्म कहीं भी डेवलप होगा, जिस एरिया में होगा उस जगह का स्पेसिफिक पत्थर यूज होगा। ठीक है, ये मौर्य काल नहीं हो रहा है कि चुनार से ही पत्थर मंगा के हम आर्ट बनाएंगे। बाद के काल में जहां भी आर्ट डेवलप हुआ है वो लोकली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल मटेरियल है उससे हो रहा है। मौर्य काल में नहीं है कि रईसी है। जैसे अब कहानी सुने हैं कि जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा लंदन जाता था धुल आने के लिए, हम लोग कहानी सुने हैं ना, इतिहास में पढ़े हैं। अब केकर कपड़ा जाएगा लंदन धुलाने के लिए? लंदन धुलने के लिए कपड़ा जाएगा। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में लॉन्ड्री में भी देने में 4 बार सोचते हैं, ये कपड़े का 40 रुपया लगेगा, 40 रुपये में तो महीना भर का सरफ निकल जाएगा। तो एक बात कह रहे हैं, अब जिसके पास है वो कर रहे हैं यूज। जैसे मौर्य काल में चुनार से पत्थर मंगाया गया, इनके पास बहुत फंड था, अपना मंगा रहे हैं चुनार से पत्थर आर्ट फॉर्म के लिए। अब यहाँ कम फंड हुआ ये आपको पाल काल में, तो ये क्या किया, पत्थरकट्टी, मुंगेर और वहाँ से संताल परगना से ले आ रहा है पत्थर, यानी बंगाल और बिहार में शासन कर रहा है तो इसी आसपास से पत्थर ले रहा है। अब जब उड़ीसा वाला बनाएगा तो क्या पत्थरकट्टी से पत्थर ले जाएगा? वहाँ खंडुलाइट स्टोन है, उससे वो पत्थर से आर्ट फॉर्म बनाएगा। वो नहीं है, उड़ीसा में जो मूर्ति मिल रही है वो स्टोन कौन सा है? खंडुलाइट है स्टोन। तो थोड़ी है कब गया से उसको इंपोर्ट करेगा। देखिए जब आपके पास बहुत सरप्लस होगा तभी आप आर्ट फॉर्म के लिए बाहर की चीज़ों को प्रीफर करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से बनाएंगे। तो हमारा सवाल था कि भित्ति चित्र प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अरे अगर दीवार पे पेंटिंग करना है तो दीवार पे पहले सरफेस तो तैयार करोगे ना। तो सरफेस तैयार कैसे किया जाता है? तो फिर तो रॉक पेंटिंग हो जाएगा ना। कभी सोचे ही नहीं, इतना दिन से पढ़ लिया भित्ति चित्र भित्ति चित्र भित्ति चित्र, होता क्या है हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। देखो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग नोट्स की दुनिया से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हाँ, डायरेक्ट पॉलिश कर देंगे। देखो ये तुम लोग की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे लोगों की प्रॉब्लम है। हम लोग नोट्स की दुनिया से बाहर नहीं आते हैं। हम लोग पहले सब्जेक्ट को समझना नहीं चाहते हैं। जैसे मुझे भी जब यहाँ आए तो बोले कि 1 सप्ताह में ख़त्म कर दिया। हमने हमसे नहीं होगा ख़त्म 1 सप्ताह में।
क्योंकि जब तक हम बच्चों से इंटरेक्ट नहीं होंगे हमसे नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए, हम आपको लिखाने आए हैं, हमको पता है कि 4 से 5 दिन में हम पूरा लिखा सकते हैं, या खूब होगा तो 7 दिन, जो मैक्सिमम सब जगह यही चीज़ चलता है। लेकिन आपके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, एक सोचने की शक्ति, जो कि अब धीरे धीरे आप में डेवलप हम कर देंगे। जब तक हम पढ़ाएंगे आप लोगों में सोचने की शक्ति तो हम डेवलप करके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर भित्ति चित्र बनाना है तो सबसे पहले वाल का सरफेस बनाते हैं। सरफेस बनाने के लिए अब बताइए क्या यूज करेंगे उस समय? मिट्टी। ईंट काहे के लिए? मिट्टी को अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि जब चिकना होगा सरफेस तब ना आप उसमें भित्ति चित्र बनाइएगा। उस मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिसको नेचुरली प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, कि आपके पेंटिंग्स को खराब नहीं करे, ठीक है। जैसे उसमें गोबर मिलाएंगे, गोबर, क्योंकि आप जानते हैं उसमें फिर मध मिलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, उसको सबको प्रिपेयर करके इसको पहले ये करेंगे, तब फिर उस पर सरफेस एकदम पूरी तरह से क्लीन करेंगे, जो आप कह रहे हैं पॉलिशिंग, तो उसको बढ़िया से उस टाइप से बना लेंगे कि अब यहाँ पेंटिंग करने के लिए दीवार हमारा तैयार है। जैसे भित्ति चित्र बनाना है तो इस दीवार पे आराम से बना सकते हो, क्योंकि इस पे ऑलरेडी प्लास्टर किया हुआ है। अब अगर ईंटा का सिर्फ जुड़ाई है, उस पर कहा दिया जाए भित्ति चित्र बनाने के लिए, आपसे बनेगा? तो फिर तो पहले सरफेस प्रिपरेशन होता है भित्ति चित्र में। अजंता में भी सेम तरह से है। अजंता में भी जो भी आप देखेंगे, अजंता पेंटिंग्स जो मिनरल्स कहते हैं, अजंता मिनरल्स, उसमें पहले सरफेस तैयार करते हैं, तब जाके उस पर पेंटिंग्स करते हैं। समझ गए? तो देखिए, पहले आप लोग इस चीज़ को कभी पढ़ना जानवे नहीं किए कि हाँ भित्ति चित्र होता क्या है। बस याद है पाल काल में भित्ति चित्र है, और भित्ति चित्र में नालंदा के सराय से मिला है भित्ति चित्र हम लोग को पाल कालीन। इतना तो हम लोग रट जाइए करते हैं, लेकिन फंसते कहाँ है कि ऐसा भित्ति चित्र होता क्या है, वहीं फंस जाएंगे। तो देखिए, आपको फंसना नहीं है, इसीलिए जो आज आपने कल बोले थे कि इसका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, तो देखिए अब आर्ट में आपको समझ में आया, दोनों का जो पूरा तुलना हुआ, इसमें अंतर समझ में आया क्या क्या दोनों में अंतर हुआ? और कोई इसमें जिज्ञासा हो तो पूछिए, पूछो। कुछ नहीं समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया, एकदम होगा। जब आर्ट में बौद्ध धर्म का प्रभाव हम पहले ही बता दिए कि बौद्ध धर्म का प्रभाव है, तो होगा क्या? है ही। जब देखिए, जब आप इसको डील करिएगा, इसीलिए हम आपको अभी नहीं लिखवा रहे हैं कि कम से कम आपके तरफ से ये क्वेश्चन मुझे लिख के मिले। हाँ, कमी, चूंकि पाल कला के आलोचना में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा उपेक्षा दी। मूर्तियां तो बनवाई, लेकिन मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया। नहीं, आलोचना उसको नहीं, क्योंकि देखो जो ट्रेंड चलेगा, जो कल्चर चला रहा है, क्योंकि मौर्य काल के बाद शुंग काल में थोड़ा सा आता है, और गुप्त काल से फिर सम्मुख दर्शन से मूर्तियां बनाने लगी, तो ये इसको नहीं कह सकते। ऑर्नामेंटेशन हो रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन चूंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो कहा जाता है, अगर आलोचना करना है तो कहा जाता है कि पाल शासक धार्मिक सहिष्णु थे, इन्होंने हिंदू ये मंदिर बनवाए ही नहीं। अगर ये धार्मिक सहिष्णु थे तो फिर हमारा हिंदू टेम्पल्स क्यों नहीं है? हाँ, तो यही सब चीज देखिए, उसमें आपको जनरली पूछा जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, दोनों के बीच में कैसे तुलना करना है। तो बस आपको बस शुरू से एक एक पॉइंट लेके चले आना है। जैसे हम सीक्वेंस में आपको एक एक पॉइंट लेके नीचे तक हम आए, कैसे इसकी तुलना करना है। बस अब ये अगर इसमें भित्ति चित्र और पांडुलिपि दे रहे हैं, मौर्य काल में देंगे कि इसमें ऐसा कुछ हम लोग को एविडेंसेस नहीं मिलता है। पांडुलिपि भी ऐसा नहीं मिल रहा है, भित्ति चित्र भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो आपको तुलनात्मक एक अध्ययन करना होगा, करके देखिए। नहीं करिएगा फिर हम लिखवा देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको लिखवाने में, हम लिखवा देंगे, लेकिन अभी नहीं लिखवाएंगे। क्योंकि देखिए, आपके अंदर कुछ सोच डेवलप होनी चाहिए,
और आप लिख कैसे रहे हैं। जब आपको पता है कि हमको सीक्वेंस में लिखना है तो हम यही देखना चाहते हैं कि आपका सीक्वेंस कितना गड़बड़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब अगला क्लास में सब गायब हो जाना लिखने के डर से, जैसे आज बहुत सारे लोग गायब हो गए। हाँ, मतलब हम उम्मीद, देखो हम अगर लोग को लगता होगा कि सर डांटते हैं इसलिए बहुत लोग गायब हो रहे हैं, तो देखो हम तुम्हारे भलाई के लिए इतना चीज बोल रहे हैं। आपके अंदर देखिए कुछ तो डेवलपमेंट हो ही गया है। जैसे क्या होता है कि हम लोग रट जाते हैं, एग्जाम जाके दे देते हैं, तो जहां इंटरव्यू नहीं है वहां तो ये नियम बहुत अच्छा लागू है, लेकिन जहां इंटरव्यू है वहां आप खत्म हो जाइएगा। वहां आप कितना भी नंबर लेके आए हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ 30 नंबर से लेके 100 नंबर तक मिलता है। अगर आप कुछ नहीं बोले तो 30 नंबर 35 नंबर दे के छोड़ दिया तो क्या कीजिएगा। तो आपको एक बोलने की शैली डेवलप करनी होगी, वो बीच बीच में हम करेंगे। लेकिन अभी जैसे ये इसका एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, जब पाल कला और मौर्य कला पढ़ा चुके हैं तो इसका तुलनात्मक अध्ययन, कमियां नहीं, कमी मत ये करो, कमी का दिखाने का जरूरत नहीं है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को करके लाना है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन? क्या हुआ पाल? सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। आप इसका अगर डिजाइन देखिएगा और अजंता के केव नंबर 16 में जो पद्म पानी का है कुछ मिलता जुलता लगेगा आपको। नहीं, देखिए उनका एक फोकस था शिक्षा केंद्र को स्थापित करने के रूप में, तो उन्होंने महाविहार बहुत सारे बनवाए। सेकंड नंबर, उन्होंने आर्ट फॉर्म को बढ़ावा दिया। तो देखिए स्तूप पूजा सिर्फ मौर्य काल में सबसे ज्यादा फेमस किया गया, बाकी समय नहीं। और उन्होंने क्या किया कि अब स्कल्पचर्स पे ध्यान दिया, यानी ब्रॉन्जेज बन रहे हैं, मतलब मेटल ये बन रहा है, स्टोन स्कल्पचर्स मिल रहा है और टेराकोटा मिल रहा है, इन सारी चीज़ों में मिल रहा है। तो देखिए एक टाइम में कोई भी राज्य आश्रय सारी चीज़ों समग्र को लेकर नहीं चल सकता। उसने ध्यान ही नहीं दिया, बोला कि जो है बना हुआ, क्योंकि अशोक ने इतना स्तूप क्यों बनवाया? सही है। और तो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया तभी तो। बोल क्वेश्चन पूछी हो तो उसके, देखो एक हमेशा याद रखे, क्वेश्चन सब आप पूछ रहे हैं तो इंटरेक्शन के लिए आप तैयार रहिए। अगर नहीं आ रहा है तो साफ बोलो कि सर नहीं आ रहा है। इतना हेजिटेशन हमको आज तक समझ में नहीं आया। तुम लोग 10 क्लास हो गया ना हमारे साथ, फिर दिक्कत क्या है? आस्था दिखाने के लिए। पहली बार हुआ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद को कोई इतना बड़ा शासक बौद्ध धर्म को अपनाया। जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो अपनी आस्था दिखाना चाह रहा था। तो दिखाएगा कैसे? तो कुछ नया आइडिया आया कि नहीं, जितना 8 गो बड़ा स्तूप बना हुआ था सबको खुदवाओ, वहां से राख निकालो और स्तूप बनवा दो। पैसे की कमी है नहीं, तो जाहिर सी बात है उसने बनवाया। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि कितना स्तूप है, जो है हम उसको मेंटेन करा देंगे, बस इनका यही काम था। नया नहीं, क्योंकि ये उतना आस्था नहीं दिखा रहे हैं, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। अभी फिर से स्तूप को खुदवाएं, वहां से राख निकलवाएं, तब ना बनवाएंगे। क्योंकि स्तूप का कॉन्सेप्ट क्या है? या तो बुद्ध के या फिर बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं उनके राख पे ही बनेगा, या तो फिर किसी को मार के जला के तब राख पर जाकर बनवाओ। देखो क्या होता है कि शासक अपनी आस्था दिखाना चाहता है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो शासक हैं, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म को मानते हैं, तो क्या ये पब्लिकली अपनी आस्था नहीं दिखाते हैं? पहला कोई प्राइम मिनिस्टर है ना जो पब्लिकली जाके पूजा करता है, इससे पहले कहाँ करते थे? तो देखिए ये अपना अपना है, जो शासक होगा उसको अपना जो दिखाना है उसके हिसाब से इसने बहुत सारे बनवाए। उनको नहीं ऐसा कुछ लगा है, इसलिए जो है उसको मेंटेन करा दिया, बाकी नया चीज नहीं बनवाया।
क्योंकि जब बहुत बड़ा जो शासक होगा और जो कोई चीज़ अपनाएगा तो चाहता है कि हम नया चीज़ दुनिया को दें, लोग मेरे नाम से इस चीज़ को जाने। जैसे बनारस में एक मंदिर था, दुर्गा मंदिर, याद है? हम भी नहीं गए थे, बहुत बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आए थे, लेकिन जिस दिन मोदी जी गए उसका हम भी कह रहे अभी तक बनारस गए, हम भी नहीं गए। जब वहाँ गए तो जो पुजारी से पूछे तो कह रहा है कि जब से ये आए हैं ना तो समझिए कि 10 गुना से ज़्यादा फुटफॉल हो गया इस मंदिर में। तो ये है शासक का प्रभाव। आप उसकी नीतियों से सहमत हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग भी हैं उस धर्म को मानने वाले, उनको तो अच्छा लगता है ना कि हमारे धर्म को प्रमोट कर रहा है तो हम भी जाएं। और जो शासक करता है, जो शासन वर्ग में जो है वो करेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत लोग के लिए आइडियोलॉजी सेट कर देता है। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, हो सकता है उसके साथ साथ बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो जाहिर सी बात है जब हमारा राजा ही अपना लिया, हमको भी अपनाना है। अब आप अगर नौकरी करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का दौरा हो गया किसी मस्जिद में जाने के लिए, आप उस धर्म के नहीं हैं तो क्या आप अंदर नहीं घुसिएगा? बोलिए। आपको नहीं चाहते हुए भी अगर वो झुकें तो आपको भी झुकना है, क्योंकि आपको आस्था तो दिखानी है, क्योंकि आपका शासक जा रहा है आपके शासक के प्रति। क्योंकि अब आपकी जवाबदेही, अगर आप उसके अधिकारी हैं तो आपकी जवाबदेही आपके शासक के प्रति है। आपको नहीं चाहते हुए भी वो सारे रिचुअल्स करने होंगे। यही तो है। देखिए, आप अगर इतिहास को पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो आपको नहीं चाहते हुए भी करनी पड़ती है। जैसे अगर आपके अभी पेरेंट आ जाएं, आप अपने पापा को दूर से देख के मुंह घुमा लीजिए, ठीक, तो बाकी बच्चों को कोई मतलब नहीं रहेगा जो आपके नज़दीक के हैं। लेकिन जैसे पापा आए आप जाके पैर छुइए, आपका 4 को दोस्त है, चारों जाके पैर छुएगा। वो नहीं चाह रहा है तो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पापा हैं, आपके पापा के प्रति आस्था तो दिखानी है। हाँ, एकदम होता है, 200% होता है। देखिए, अगर आप पैर छू रहे हैं तो आपके जितने भी नज़दीक के मित्र हैं आपके पापा के पैर जाके छुएंगे ही, ये कंफर्म है। अब एक आध को जो होता है एक्सेप्शनल, हर जगह होता है। अब कुछ लोग होंगे कि भाई नहीं जाएं, वो अलग चीज़ है, नहीं तो फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि अगर दूसरे के माँ बाप आए हुए अगर वो जाकर प्रणाम कर रहे, वहाँ बगल में खड़ा है तो ऐसे खड़ा रह जाएगा, नहीं, वो भी झुकेगा। वो चाहे नहीं चाहे उनके प्रति उसको आस्था दिखानी होती है। ऐसा होता है, अगर नहीं होता होगा तो ये तो भाई एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो आप गौर कीजिएगा। अगर आप किसी का रिगार्ड कर रहे हैं तो आपके साथ जो नज़दीकी लोग हैं वो उसका रिगार्ड करेंगे ही। बाप के पापा हैं, मुंह घुमा लिया, बेकार आदमी है, तो आपके जितने दोस्त हैं कहेगा कि अरे बाप तो बहुत बेकार है। उसके अंदर क्या जाएगा संदेश? वो अच्छे इंसान है ही नहीं। समझ गए? तो ये चीज देखिए, ये ह्यूमैनिटी होती है, ये सब हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं। जैसे एक स्टोरी सुना रहे हैं, हमारे नाना जी वीडियो थे, तो उन्हीं के गांव में क्या है, एक को एनडीए क्वालिफाई करके फौज में ऑफिसर बन गया, ठीक है। उनके पिताजी गए, तो उस समय पहले के लोग धोती वोती पहनते थे खाली पैर। जब गए वहाँ पे अपने बेटा के पास, तो वो एक मीटिंग में था, सारे ऑफिसर्स के साथ था, तो वो पूछा कि कौन है, तो बेचारा अपने शर्मिंदगी नहीं करने के लिए बोला कि गांव के गरवान है। गरवान समझते क्या होता है? नहीं, बैलगाड़ी जो चलाते थे उनका। उसके फादर सही में बैलगाड़ी चलाते थे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा के। तो मेरे नाना जी के फादर देखे कि हमरो एगो बेटा है। पहले का लोग बहुत ही सब चीज़ गौर करता था, बोले कि एगो हमरो बेटा है, हम तो जाके देखे तो कि कैसा हम ये करता है। वो वीडियो थे उस समय, ये भी गए, ये भी ऐसे ही खाली पैर, उसका सुन के ये खाली पैर गए, ये देखें हमारा बेटा हमको पहचानता है कि नहीं पहचानता है, ठीक है। जब ये वहाँ गए, ऑफिस में थे, जैसे ये पहुँचे अपना कुर्सी छोड़ के जाके प्रणाम किए, भाई कौन है? तो मेरे पिताजी हैं। जितने लोग के मीटिंग में थे सारे लोग प्रणाम किए, तो ये आगे कह रहे हैं। तो देखिए, ये होता है संस्कार। आप किए, आपके साथ जो भी कलीग हैं, चाहे वो जॉब में रहें, चाहे कहीं भी आप रहिएगा, वो करते हैं। वो ये नहीं कि वो श्रद्धा है, वो उनकी मजबूरी बन जाती है। कि सब लोग पैर छू रहा है तो ये वो खरा ऐसे नहीं ना रहेगा। तो यहाँ देखिए, जो भी राजा करेगा
तो हर धर्म में देखिए, वो जिस धर्म में राजा की आस्था है, उसके साथ जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब की आस्था उस धर्म में ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब देखें अशोक ने क्या किया, धर्म महामात्र की नियुक्ति कर रहा है, धर्म को बढ़ाने के लिए कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ ये कर नहीं रहे हैं। पाल शासक में अगर आप देखेंगे कहीं ऐसा है जिक्र मिलता है कि धर्म को बढ़ाने के लिए किन्होंने किसी की नियुक्ति की है? आप कैसे कह रहे हैं? इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग पहले माइन्यूटली इस चीज को स्टडी करिएगा, तब आपके समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमारी कला बढ़ रही है और बढ़ने के पीछे कारण क्या है। कारण जब समझ में आ जाएगा ना, तो आप क्वेश्चंस को इजी वे में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको अभी समझा दिया गया, आपको एक लाइन से लिखना रहेगा ना, तो आप दोनों कला को डील कर दीजिएगा, बस सीक्वेंस नहीं टूटे। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बार बार कहते हैं, एक दो बार लिखिए कि सीक्वेंस नहीं टूटे, कौन किसके बाद आएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद लोग सीधे अशोक पे चले जाते हैं। क्या अशोक से पहले अशोक क्या हवा में से उतर गया था? लेकिन जनरली आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग अगर पूछिएगा तो मौर्य साम्राज्य बताएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सीधे अशोक पे आएगा लगभग। अभी आप बिंदुसार बोल रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जनरली क्या होता है, क्यों नहीं जाते लोग बिंदुसार पे? और उसने अपने साम्राज्य में ऐसा कोई काम नहीं किया। जैसे देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका बच्चा नालायक निकल जाता है, बस बाप का नाम वो भजाते रह जाएगा जिंदगी भर। लेकिन अगर वैसा हो जाता है तो लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं अपने पोते पे। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मूड से ज्यादा प्यारा होता है सूद। आप देखिएगा पापा जल्दी बच्चे को उतना नहीं खिलाते हैं जितना पोते को वो लोग खिलाते हैं। यानी देखिए ये क्या होता है कि ये अपने शासनकाल, जो भी इनका शासनकाल था, चूंकि साम्राज्य कम नहीं था, सबसे पहले साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ही करता है, उसमें थोड़ा मोड़ा ही ना डेवलपमेंट अशोक करता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का जो काम करते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होता है। और बिंदुसार का ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होगा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इतिहास में वो सब चीज नहीं आया, क्योंकि जानते हो जब जब पिताजी का नाम बड़ा होगा ना तो बेटा अपने आप छुप जाता है। हाँ क्या, किसका? तो बिंदुसार को उसी के नाम से जान रहे हैं। और बाद में जब अशोक आता है तो चूंकि अशोक अपने इंडिविजुअल बहुत काम किया, सबसे पहले तो चंडा अशोक हुआ। हाँ, एविडेंस छोड़ के गया, और सबसे पहले इसके बारे में कहा जाता है कि अशोक नहीं था, चंडा अशोक था। क्यों चंडा अशोक कहा गया? क्यों कहा गया था? क्या क्रूरता किया था, वही तो हम सुनना चाह रहे हैं आपसे। तो वो उसको क्रूरता नहीं कहते हैं, वो अपने अधिकार की लड़ाई है, वो क्रूरता नहीं है, उसको हम क्रूरता नहीं मानते हैं। क्योंकि अधिकार की लड़ाई में अगर दूसरे को नहीं मारिएगा तो वो आपको मार देगा। या तो आप मार जाइए या फिर मर जाइए, या तो मार दीजिए या मर जाइए। हाँ, तो अगर उत्तराधिकार में हमको अगर राजा बनना है, वो लोग अगर नहीं बनने देगा तो क्या करेंगे? क्यों? अगर वो नहीं मारता तो वो लोग तो उसको क्या पूजा करता? अगर देखो एक चीज हमेशा याद रखो, उत्तराधिकार की जो जंग होती है उसमें ये सब चीज नहीं देखा जाता है। एक चीज बता दो, अभी पॉलिटिक्स में देख रहे हो, सोनिया गांधी काहे नहीं इसको क्या नाम है, बेटी प्रियंका गांधी को बना दे रही है? काहे राहुल गांधी को रखे हुए हैं? जैसे उधर डाइवर्स होगा ना तो इनका खानदान खत्म, उधर रॉबर्ट वाड्रा का खानदान आएगा ना। इनका अपना जो खानदान है तो राहुल गांधी से है ना, तो काहे नहीं बना दे रही हैं?
इतना बोलने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो काहे नहीं दे रही है? उत्तराधिकार की लड़ाई बाबू बहुत सबसे अलग लड़ाई होती है। और उत्तराधिकार ऐसा है कि उसमें अगर 99 भाई को कटवा के डाल रहा है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो लोग इसके साथ करेंगे। हम पूछे कि चंडाशोक क्यों कहा जाता है, उसके लिए चंडाशोक कहा ही नहीं गया है। तो शासक है तो क्रूरता से नहीं, तो काम आप प्यार से जाएगा, फूल बरसा के दबा के आएगा कि काट के आएगा सबको? हाँ, कलिंग युद्ध के बाद चंडाशोक उसको तो कहा ही नहीं गया है। देख ले तुम लोग कहां तक सोच सकते हो। जैसे तक्षशिला में अगर वो गया है उस युद्ध को दबाने के लिए, तो आप एक चीज जान जाइए कि अगर वो वहां विद्रोह हुआ है तो जब तक वो खूंखार नीति नहीं अपनाएगा। आपको पता है अशोक सबसे ज्यादा कुरूप था, बहुत ज्यादा कुरूप था अशोक। तो एक बार, राज्य का नाम हम भी भूल रहे हैं, उस राज्य से होकर गुजर रहा था, तो वहां की महिलाएं उसको देख के हंस रही थी। वो पूरा एरिया के महिलाओं को कटवा दिया। देखो एक चीज जान जाओ, अगर हम अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दें और बाद में लिखवा दें तो ऐसा तो नहीं है। अब जब वो बाद में जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय प्रिय अशोक, यानी प्रियदर्शी मैं देखने में बहुत प्रिय। अरे जब चंडाशोक बन चुका है तो अपना पाप भी तो धोना है। जैसे कैसे ये क्या बोलते हैं, अंगुलीमाल डाकू, कौन सा डाकू थे जो महर्षि वाल्मीकि बन गए? हाँ, तो क्या हुआ, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो फिर डाकू से महर्षि बन रहे हैं ना। तो ये क्या था कि देखो बाद में इसने अभिलेखों में इसलिए लिखवाया कि लोग इससे डरे नहीं। ठीक है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय। जबकि देखो ये अपना लिया बौद्ध धर्म, लेकिन ये उपाधि यूज कर रहा है हिंदू धर्म का। बाय बर्थ तो हिंदू ना था, तो फिर, और बाय बर्थ हिंदू था और पहले शैव धर्म को मानने वाला था। तो लिखा रहा है कि हम देवताओं के प्रिय हैं। ठीक है, तो यहां उस उपाधि पे मत जाओ कि हाँ देवताओं का प्रिय उपाधि लिखवा दिया तो एकदम प्रिय हो गया। नहीं, वो चंडाशोक था क्योंकि वो बहुत कुरूप था। टीवी सीरियल मत देखो, टीवी सीरियल में अशोक को बहुत स्मार्ट दिखाया है। कैसे नहीं करेगा? एक चीज बता दो कि आज ही अगर यहाँ शासक बदल जाए, कितना भी वो ये रहे, ठीक है, बीजेपी कहती है कि हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी हैं, तो क्या सत्ता में बदलते ही सारे मुसलमानों को मार दिया उसने? तो फिर देखिए क्या होता है कि जब आप शासन में आइएगा ना तो आपको सबको लेके चलना पड़ता है। सबका साथ सबका विकास आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ये नहीं अब जबरदस्ती मत उस चीज पे। देखो कोई भी कितना भी क्रूर शासक रहेगा, अरे शासन तो अपने प्रजा पे ही करना है ना। तो प्रजा को एक अच्छे शासक के लिए क्या कहा जाता है कि प्रजा को औरस पुत्र की तरह आप देखभाल करनी चाहिए, यानी अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करना चाहिए। तब तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में देता है कि राजा कैसा होना चाहिए। आप अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी जानते हैं, सप्तांग सिद्धांत पढ़े हैं? पढ़े हैं? क्या है सप्तांग सिद्धांत में? 7 अंग और तब पढ़े हो ना? कौन कौन इसमें हिस्ट्री पहले पढ़ा है? हिस्ट्री मतलब पीटी के लिए भी कोई हिस्ट्री पढ़े हो तुम लोग में से? तो हाथ उठाने में डर काहे लग रहा है? क्योंकि देखो सप्तांग जो सिद्धांत है वो बहुत फेमस क्वेश्चन, उसमें से बीपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप याद रखिएगा कि सप्तांग सिद्धांत में राजा को
कौटिल्य क्या मानता है? राज्य को क्या मान रहा है सप्तांग सिद्धांत में? क्या? नहीं, राज्य को, राजा को नहीं बोल रहे हैं। राजा को एक शरीर माना है, राज्य को एक शरीर माना है और उसके 7 अंगों की व्याख्या की है। जैसे अगर वो बोलता है राजा, आपने बोला स्वामी, उसमें राजा नहीं बोलता है, स्वामी लिखता है। स्वामी तो कैसा होना चाहिए? तो उसमें बताता है कि वो प्रजा वत्सल्य होना चाहिए, यानी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति देखना चाहिए। वो दूरदर्शी होना चाहिए, यानी निकट भविष्य में क्या हो सकता है उसके लिए वो कानों का पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उसका कान भर दिया तो उछलने लगे, नहीं। वो मतलब उसके अंदर सारे गुण होने चाहिए जो एक राजा के अंदर हो, जो एक पुत्र की भांति अपने राज्य की प्रजा को देख सके। मंत्री, तो मंत्री के बारे में कहता है मंत्री कैसा होना चाहिए? तो मंत्री के बारे में कहता है कि मंत्री उसी जनपद का होना चाहिए, बाहर का मंत्री नहीं चलेगा। एक्सपोर्टेड मंत्री नहीं चाहिए उनको, मंत्री भी चाहिए उसी एरिया का जो उस एरिया से भली भांति वाकिफ हो। अब आपने कहा दुर्ग, तो दुर्ग भी कैसे होने चाहिए? क्योंकि उस कहता है कि जब तक दुर्ग सुरक्षित है तब तक राज्य सुरक्षित है। और दुर्ग भी कैसा होना चाहिए? तो दुर्ग एक निर्जन जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे अगल बगल में या तो जंगल में हो या फिर दलदली क्षेत्र से होके जाना पड़े कि कोई भी आए तो आपको पता चल जाए, यानी सबसे सुरक्षित होना चाहिए। अब होना चाहिए कि उसमें मित्र कैसे होने चाहिए? तो देखिए मित्र भी आपको जरूरी है। मित्र का भी कितना परिभाषा दिया है। एक होता है मित्र का मित्र भी मित्र होता है, दुश्मन का दुश्मन भी मित्र होता है। इस टाइप से ये सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जब आप पढ़िएगा पीटी के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में जो आप पढ़िएगा ये सब टॉपिक आपको पढ़ना होगा। समझ गए? और कोई क्वेश्चन? क्यों नहीं मिलेगा? राजाश्रय नहीं मिलेगा तो इसको रखाएगा कहाँ? देखिए पांडुलिपि लिखने का मेन सेंस होता था कि आप अपनी प्रसिद्धि लिखवा रहे हैं। जैसे पांडुलिपि आम जनता के पास भी रहता था, राजा के पास भी रहता था। जैसे अभी आप गया में जाएंगे तो आपके कितने खानदान हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड आपको गया में मिल जाएगा। हाँ, आप अगर चाह रहे हैं कि आपसे 5 जनरेशन पहले आपका जनरेशन वाले कौन थे, कहाँ रह रहे थे, सबका खतियान वहाँ मिल जाएगा आपको। हाँ, बुर्ज, वॉच टावर, वॉच टावर देखें तो बता सकता है बुर्ज क्या होता है? कहाँ कहाँ कैसा होता है? लिटरेचर मत बताओ, हमरा प्रैक्टिकल बताया करो। हाँ, एकदम ऊपर में आप देखेंगे लाल किला वगैरह देखें, जो कोने पे एक बना हुआ है, एक आर्च बना हुआ है, उसके अंदर चारों तरफ से वो हथियार लेके रहेगा, वही हुआ वॉच टावर यानी बुर्ज। जो सबसे ऊंचा रहेगा कोने पे, आपको चारों तरफ से जिसका कवर हो सके। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कहीं, अगर गांधी मैदान में देखे हैं जब 15 अगस्त का होता है तो बांस का ऊपर मचान करके ऊपर में सिर्फ एक सैनिक को रख दिया, वो आपका बुर्ज हुआ वॉच टावर। हाँ, वहाँ पे दशहरा में भी उस टाइप से रहेगा वॉच टावर, क्योंकि वहाँ पे इसलिए रहता है उस सैनिक को रखा हुआ या पुलिस वाले को कि किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधि को वो कैद करे। वॉच टावर वही होता है। अगर आप नहीं देखें तो बुद्धा पार्क में एक वॉच टावर छोड़ा हुआ है, जो जेल का अवशेष है ना, उसके कोने पे आप देखिएगा एक वॉच टावर छोड़ दिए हैं हम। तो वहाँ अभी जिसको देखना है यहाँ देख लेगा कि राजगीर जाएगा देखने के लिए। तो उदाहरण ऐसा देते हो कि वहां जाएगा बारूद फैक्ट्री, जो नजदीक है वो उदाहरण दो ना। हाँ, वहां भी रहता है वॉच टावर, वहां भी है। हाँ तो अब अच्छा उदाहरण दिए हो। तुम कहे ना कि तू डिस्ट्रक्टिव उदाहरण मत दिया करो। हाँ, तो कहीं के रहो, उदाहरण तो नालंदा का ले जाओगे। तो यहाँ भी आपको मंत्री के जो भी हैं वहां भी आपको वॉच टावर देखने को मिल जाएंगे। हाँ,
हाँ, पुलिस स्टेशन में भी होता है, लेकिन सब पुलिस स्टेशन में नहीं होता है। जैसे यहाँ गांधी मैदान नहीं है, यहाँ नहीं है, आपको कोतवाली में भी नहीं है। एक्चुअली वो वैसे पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पे उग्रवादी इलाका है जहाँ, और वहाँ 24 आवर्स ड्यूटी रहते हैं हथियार के साथ। अगर सबसे ज़्यादा देखना है तो आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। कहाँ पे? कहाँ पे? बाढ़ में। तो वो तो अलग है। अगर सबसे ज़्यादा देखना है तो जम्मू चले जाओ, कश्मीर में और ज़्यादा मिलेगा। वहाँ तो यहाँ से लेके बोट के पास जाओगे तो एक सैनिक मिल जाएगा आपको, इतना ही दूरी पे एक सैनिक रहेगा, दिन भर वो उनकी ड्यूटी रहेगी। हम तो गए थे इस गर्मी की छुट्टी में, क्योंकि हम आप लोग बहुत दिन से बुर्ज होम पढ़ा रहे थे, हम सोचे कि बुर्ज होम तो देखा नहीं, तो इस बार गर्मी की छुट्टी में प्लान कर लिए कश्मीर घूम आते हैं। तो पूरा कश्मीर घूम के आए अब की। हाँ, तो हम भैया हैं हमारे एयरफोर्स में हैं, तो हमको रहने का तो दिक्कत था नहीं, एयरफोर्स स्टेशन में रुकना था। लेकिन वहाँ नियम बहुत पाबंद है। 5 बजे अगर एंट्री कर जाना है आपको वापस कैंप में, तो 5:01 नहीं होना चाहिए। 4:58 होगा ना, फोन कर देगा कि जल्दी से एंट्री कीजिए, क्योंकि वहाँ सैनिकों की जान बहुत असुरक्षित रहती है। लेकिन रियलिटी है कि बहुत खूबसूरत जगह है, घूमना चाहिए। हाँ, आप कैसी में? जम्मू कश्मीर में? जम्मू नहीं, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर की सुंदरता एक अलग है। जम्मू तो हम भी बहुत बार गए हैं, लेकिन कश्मीर गए थे तो कश्मीर रियली में सुंदर है। जो भी हम लोग फिल्म में देखते हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब जाके देखिए, अच्छा लगता है। तो वॉच टावर आपको वहाँ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ इतने ना सैनिक का डिप्लॉयड होता है कि वॉच टावर तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि उन लोगों को भी तो रहता है डर। और कोई क्वेश्चन? कौन सा? छत्र? स्तूप है नहीं ना। स्तूप का जैसे देखिए, स्तूप पे जो 3 रहेगा ना, वो छत्र होता था। छत्र होने का जो एकदम देखिएगा ऐसे बनाया हुआ रहेगा, इसमें 1 2 3 ऐसे घेर के रहेगा, ये स्तूप के ऊपर के भाग पे, ठीक है। तो देखिए ये छत्र देने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये जानना चाह रहे हैं ना। क्योंकि बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, और जब भी राजा चलेगा उसके साथ एगो छाता वाला यहाँ से लेके चलवे करेगा, उसको हाथ में लेके चलने के लिए। तो ये इनको सम्मान देने के लिए छत्र का प्रयोग किया गया। जबकि इन छत्र का मीनिंग है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी बुद्ध से बड़े धम्म और धम्म से बड़ा संघ, ये त्रिरत्न का है। तो चूंकि देखिए जब वो उनकी मृत्यु भी हुई तो आनंद पूछता है कि आपको कैसे अंतिम संस्कार करना है, तो उन्होंने क्या कहा था, एक राजा की तरह, एक क्षत्रिय की तरह मेरा अंतिम संस्कार हो। क्षत्रिय की तरह हुआ। भले उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया, लेकिन जो रिचुअल्स थे वो तो सब हिंदू धर्म की तरह ही होते हैं ना आज भी। तो ये है छत्र बनाने का, उनके सम्मान के लिए छत्र बनाए जाते हैं। एक्चुअली हर्मिका, जैसे देखिए ये बेदी हो गया, हर्मिका जो जो डंठल जो नहीं कहते हैं लकड़ी, उसको हर्मिका कहते हैं। ये जिसमें चल ही नहीं रहा था, अभी आपको दिखा देते, कहीं नहीं, इनको देखते हैं खुल जाए तो। और 8 देखो अब क्या है, ये आपका छत्र जो हम अभी आपको बताएं। देखिए ये छत्र है, छत्र के जो नीचे का बेस है ना, ये हर्मिका। जैसे अगर मंदिर में देखिएगा तो जो आमलक का कॉन्सेप्ट होता था, आमलक समझ रहे हैं क्या होता है?
मंदिर में आमलक, कलश जानते हैं ना, आमलक कलश, कलश के जो नीचे रहेगा वो आमलक रहेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट वहाँ मंदिरों में भी रहेगा। आप देखिएगा जिस मंदिर में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कलश के नीचे एक बेस रहेगा ना, जिसी के ऊपर ये बनेगा ना, तो ये जो बेस हुआ ना हमारा, ये हर्मिका है। क्या अवशेष, अवशेष जस्ट सबसे मिडिल में रहता है, एकदम मिडिल में जो अवशेष रहेगा ना, एकदम मिडिल में। हाँ, अरे तो ये हम मिडिल कहने का मतलब इसके नीचे, उसके ऊपर क्या, ये पूरा डॉम है, ये पूरा डॉम है, ये पूरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके नीचे यहां बीच में है। ये नहीं कि उसके ऊपर मत ले जाओ कि जस्ट यहाँ कलश हुआ और ये हर्मिका नहीं। ये अगर हर्मिका है ना तो उसे कम से कम 30-40 फीट नीचे वो अवशेष जो राख है वो रखा हुआ है सेंटर में। क्योंकि जो आपको दिखाए होंगे ये मड स्तूपा, देखिए ये एक्चुअली मड स्तूपा है, और ये देखिए ये स्तूप का पूरा पार्ट है, ये पूरा उस दिन का है, नहीं पूछा कोई देखो ये स्तूप का पूरा पार्ट है, और इसका एक सेक्शन काट के यहां से ये निकला है। समझ गए, ये इसके एक पार्ट से निकलता है, ठीक है। जैसे देखो ये इस टाइप से रखा जाता है, जैसे ये स्तूप हो गया। अब आप एक इसका रेप्लिका देख लीजिए, देख रहे हैं, ये जैसे स्तूप आपको दिखाएं, ये हो गया ये छत्र, ये हर्मिका, ये पूरा अंड भाग, ये प्रदक्षिणा पथ है, और एकदम बीच में देख रहे हैं ये ऐसे ही वो बीच में रख दिया जाता है। और ये इस कास्केट के अंदर है, ये जो कास्केट देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये राख मिल रहा है, पंचमार्क कॉइन्स मिल रहा है, कॉन्च सेल मिल रहा है, कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन है, और सोने का फूल है। यानी फूल भी तो दोगे, फ्लावर भी तो रखना है, ये सारी चीजें वहां से मिल रही है। पंचमार्क सिक्के भी हैं, तो डेट हो जाता है कि भाई ये बुद्ध का हो सकता है। क्योंकि ये अब जैसे यहाँ डिस्प्ले है सिर्फ यही इतना चीज, बाकी चीज सब ट्रेजरी में रखा हुआ है। समझ गए? हाँ, क्या पूरा स्तूप ही पवित्र होता है बाबू? कौन बोल दिया? ना, जब ये स्तूप का कॉन्सेप्ट यहाँ है तो ये पूरा ही पवित्र है। अब इसमें से कहोगे कि छत्र पवित्र है, बाकी इसमें जो अस्थि कलश रखा हुआ पवित्र नहीं है। नागार्जुनी कोंडा में जब हम लोग को ये एक बार हाथ में लेने का मौका मिला है, नागार्जुनी कोंडा स्तूप से जो रेलिक मिला था, तो उससे पहले बाकायदा जूता चप्पल खुलवा दिया, हाथ वो धुलवा दिया, तब जाके हाथ में लेने दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो ये हर्मिका इम्पोर्टेंट हो गया और ये जो रेलिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पूरा ही स्तूप उनके लिए पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? हाँ, क्यों स्तूप पूजनीय है? देखो एक चीज याद रखो, इसीलिए पूजनीय है। एक चीज हमेशा याद रखो कि हम पूरी तैयारी से आते हैं पढ़ाने, हम बहुत कम चांस रहेगा जो हम आपसे फंसेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए हम सब्जेक्ट पे कमांड करके जो भी चीज पढ़ाएंगे ना, हम 2-4 बार उसको पढ़ के आते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए
आपका डाउट क्लियर करना होगा। स्तूप क्यों है सबसे ज्यादा? वो देखिए, स्तूप का कॉन्सेप्ट कब से आ रहा है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से नहीं आ रहा है। स्तूप हमारे ऋग्वैदिक स्तूप भी मिलते हैं बिहार से। ऋग्वैदिक काल में भी स्तूप पूजा का प्रचलन चलता है, लेकिन स्तूप पूजा को अगर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ तो वो बौद्ध धर्म ने फेमस किया। क्यों फेमस किया? क्योंकि जब ये इनको महापरिनिर्वाण मिला गौतम बुद्ध को, तो आनंद पूछा कि हम आपको याद कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय बुद्ध की मूर्ति तो बनती नहीं थी। बुद्ध की मूर्ति कब से बन रही है? कुषाण काल से। ठीक है, सबसे पहले कौन इसका मूर्ति बनवाया है? कनिष्क बनवाया है। सबसे पहले कहाँ इसको स्थान दे रहा है बुद्ध को? में कोई नहीं समझ में आता, तुम लोग इतना जल्दी काहे अपना कॉन्फिडेंस लूज कंफर्म नहीं है। सबसे पहले कुषाण में कनिष्क होता है, जो सिक्के पे सबसे पहले बुद्ध का अंकन करवाता है, सिक्के पे। और सबसे पहले वो बुद्ध का नाम क्या लिखवाता है? तो ये बुद्ध का अंकन करवाता है सबसे पहले, और तब जाके बुद्ध की मूर्ति बनवाई जाती है। ठीक है, चूंकि कुषाण वंश ने सबसे पहले इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है। तुम ये सब चीज कुछ कुछ जनरल नॉलेज जान तो जाओ तुम लोग। देखो क्या होता है कि आप जिस क्वेश्चन को छेड़िएगा, क्या रॉक कट से? हाँ, रॉक कट में पहली बार ये शुरू किया है, उससे पहले नहीं शुरू हो रहा है। मौर्य काल में पहाड़ काट के बना रहे हैं, तो कुषाण कैसे शुरू कर रहा है? काहे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो? रॉक कट आर्किटेक्चर सबसे पहले मौर्य काल में शुरू हो रहा है। मूर्ति नहीं बन रहा है मौर्य काल में। जो आपने देखा क्या है? इसलिए हम एविडेंसेस लेके आएंगे कि जब तक तुम लोग नहीं मानोगे तो हम एविडेंस भी तो लेके चलेंगे। देखिए, जो आप पढ़े होंगे, आपने लाइन कुछ गलत पढ़ लिया है, आप फिर से पढ़िएगा। इसलिए आपके अंदर जो कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना, आप पढ़िएगा। हो सकता है वो कह रहा होगा कि बुद्ध की मूर्ति पहली बार, बुद्ध की मूर्ति पहली बार रॉक काट में उस समय बना होगा, सिर्फ मूर्ति नहीं। आप एक बार जरूर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप बार बार स्टडी कीजिएगा, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। कोई भी परिपक्व नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। नहीं सीखना चाह रहे हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। और कोई क्वेश्चन है? देखिए, उस समय नेचुरल कलर यूज करते थे। जैसे अगर लाल यूज करना है, पत्थर पीस देगा, या फिर जो देखेगा जो प्लांट जिससे रंगने पे हम लाल रंग हमको मिल जाए, वो करेंगे। उस समय जनरली क्या करते थे, स्टोन को पीस के उससे कलर बनाते थे। उस समय एनामल पेंट ये सब नहीं था ना, तो नेचुरल कलर गेरू रंग से वैसे बनाएंगे। जैसे कभी देखते हैं, वो एक लंबा लंबा सा वो एक हरा रहता है, जिसमें लकड़ी तोड़ के
हम लोग दीवार पे कुछ बना देते हैं, थोड़ी देर के बाद जाइएगा तो खूब बढ़िया, वो बहुत सालों तक रह जाता है। वो क्या तो उसका नाम उस पेड़ का बोलते हैं, अभी भी लोग उसको यूज करते हैं आर्ट बनाने के लिए। पेड़ का नाम हम भूल रहे हैं। देखिए आर्ट फॉर्म में यही चीज तो रहता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? देखिए आप लोग नेक्स्ट जब क्लास होगा हम लोग पटना कलम शुरू करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लिख के ले आना है। हाँ हाँ, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन आपको करके आना है, मौर्य कला और पाल कला में, क्योंकि एक दो बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे कला नहीं पूछ के आपसे पूछ देगा तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो एक आप तैयार करके लाएंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम तो लिखाएंगे ही। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि अब 4 दिन छुट्टी है, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग करके लाइए, ठीक है। बाकी जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग पढ़ेंगे ही। बाकी हम आप लोग को अपना एक किताब शेयर करेंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ लीजिए उससे बीपीएससी के लिए, मतलब पीडीएफ शेयर करेंगे हम, ऐसा नहीं शेयर करेंगे कि हाँ जैसे पीडीएफ, या फिर तुम लोग अब चाहो तो एक एक दिन सब मेरी किताब लेके जाना और क्या अपना पढ़ सकते हो या जिरोक्स कर सकते हो, क्योंकि ऐसे प्राइस उसका बहुत ज़्यादा रखा है पब्लिशर ने, 600 रुपया रखा है। जिरोक्स कराइएगा तो आपको 200-300 में हो जाएगा जिरोक्स, 200 रुपया में आप करा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव किताब है, प्राचीन भारत का लगभग क्वेश्चन आपका आ जाएगा उसमें, ठीक है। हम खरीदने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप लोग पहले देख सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं, आप ले जाकर जिरोक्स करा सकते हैं या फिर स्कैन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग को एक जो इतिहास का जो जनरल आइडिया है वो भी होना बहुत जरूरी है। तो देखो मेरी किताब से इस बार बीपीएससी का हम एग्जाम जो दिए थे क्यूरेटर का, 90 में से 80 क्वेश्चन मेरी किताब से था। सोच लो, बीपीएससी का क्वेश्चन एंशिएंट पार्ट नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरी किताब में डिस्कशन जो है, क्वेश्चन आंसर छोड़ दो, जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन आंसर की नहीं, क्वेश्चन आंसर लगभग 1500 ही क्वेश्चन आंसर होगा, लेकिन जो डिस्कशन है वो करीबन 5000 से ऊपर क्वेश्चन आपका बनवा सकता है। तो हम आप लोग को जब पूजा हो जाता है उसके बाद आइएगा, किताब हम ले आएंगे। अगर आप लोग चाहें तो एक एक दिन ले जाके पढ़ सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी किताब है, कहाँ जरूरत है खरीदने का। जो आपको पार्ट लगे आप इससे पढ़ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई पब्लिशर से बात कर रहे हैं कि सस्ता में छाप दे, 200-250 रुपये में छाप दे कि हम आप लोग को प्रोवाइड कर दें, ठीक है। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपका सही होना जरूरी है। सब्जेक्टिव तो ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, आर्ट में 4 ही क्वेश्चन ही है, 4 में से 1 लिखना है। हमको पता है कि आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी बियॉन्ड आपको जानना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर अगली क्लास में मिलेंगे। यही मेरी किताब है, जानकी का है, इसीलिए किताब महंगी है। अभी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे पब्लिकेशन हाउस से बात कर रहे हैं, जब वो छाप देगा सस्ती एडिशन लाएगा। क्योंकि जब हम ये इसको तैयार किए थे तो मेरे पास वही पब्लिशर था ही, दे दिए कि छाप दो, हमको किताब से मतलब है ना, पढ़ाने के लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए मेरे सफिशिएंट मटेरियल है ये, और क्या चाहिए। हम आपसे शेयर करेंगे पूजा के बाद, आप लोगों को देंगे, कोई कोई आप ले जाइए किताब, आप पढ़िए, खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, पहले पढ़ तो लो, क्या। तो हम लोग फिर नेक्स्ट मिलते हैं दुर्गा पूजा के बाद। आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, दिवाली नहीं। तो हम लोग मिलेंगे फिर। हाँ क्या, अजय जी को बुला लें। कहाँ गए अजय जी? अजय जी गायब हैं आज।
चलें फिर वो आ रहे हैं, अपना बंद कर देंगे। ताकि मैं आप लोगों का